নমস্কার মধুসূদন বাবু, কি কেমন? ভালো ভালো सत्यजीत बाबू, আপনি কেমন আছেন? হ্যাঁ ভালো ভালো কি सारा खेत में भर भर के चावल लगा रहे हैं? अरे सब माँ दुर्गा की कृपा है। हाँ कृपा तो है, तभी तो आपका मिनीकट चावल के पीछे बड़ा बड़ा कंपनी लोग भागते हैं। एक हमारा चावल है, किराना का दुकान पे बिकते हैं। सत्यजीत बाबू, हाँ। सब समय का खेल, आज मेरा है कल आपका होगा। माँ दुर्गा सबका ख्याल रखती है। अच्छा देखा होगा फिर। हाँ हाँ निश्चय, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। देबू इधर आओ, वो देख वहां से यहाँ तक खाना खाओ। ट्रैक्टर का किस्त भर दिया? हाँ हाँ दे दिया ना, कहा तो था तुमसे। डीलर से जो पेमेंट मिली, आधा ट्रैक्टर का इंस्टॉलमेंट भरा और बाकी का आधा बैंक में जमा कर दिया। पापा एक नया वीडियो गेम आया है। अच्छा कौन सा? कोई वीडियो गेम नहीं है, पूरा दिन वीडियो गेम और टीवी, पढ़ाई का तो नाम नहीं लेता ये लड़का। क्या माँ, पढ़ता भी तो हूँ ना। बिल्कुल नहीं पढ़ता है तू। बाबा लेटेस्ट वीडियो गेम है, आपको इतने दिनों से कह रहा हूँ कि एक फोन खरीद के दे दो, आप वो तो खरीद के देते नहीं हो, एक वीडियो गेम ही खरीद के दे दो। अच्छा ठीक है, नाम लिख के देना। अगले हफ्ते कोलकाता जाऊंगा ना, देखूंगा वहां मिलता है कि नहीं। ठीक है? थैंक यू बाबा। पैसा बना रहे हो मधुसूदन बाबू, लक्ष्मी माँ पैसा बरसा रही है तुम पे। ज्यादा लालची मत बनो, मिल बांट के खाओ, इसमें तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का भला है। ज्यादा नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ 50,000। बड़ी कंपनियों के चाल बेच के जो माल मिल रहा है तुमको, उसके मुकाबले 50,000 कौन सी बड़ी रकम है। इसीलिए आज रात को 50,000 रुपया एक प्लास्टिक के थैली में डालो, अपना ट्रैक्टर के सीट के नीचे रखो और रात को 9 बजे ट्रैक्टर गाँव के बाहर वाले मंदिर के पीछे खड़ा कर दो। पैसा मिल गया तो समझो हमारा हाथ तुम्हारे सर पे है, नहीं मिला तो कहने की जरूरत नहीं। छोटा बेटा है तुम्हारा, सुंदर बीबी है, इनमें से कोई भी एक गया तो पैसा को क्या चाटोगे? एक बात का ध्यान रखना, होशियारी नहीं। मुझे बहुत डर लग रहा है। मधु मधु दे दो 50,000। धमकी है ये श्रवणी, लूट है ये। अरे जो कुछ भी हो, जान से बढ़कर तो और कुछ नहीं है ना। एक बार देंगे तो बार बार देना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है वो लोग चुप बैठेंगे? पता नहीं ये लोग कौन है, नक्सली हुए तो, और उन्होंने इस चिट्ठी में जो लिखा है वो कर दिखाया तो। देखो तुम चिंता मत करो, मैं ऐसी धमकियों के सामने ना झुकने वाला नहीं। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले के बारासात गांव के एक अमीर किसान मधुसूदन बागची को एक धमकी भरी चिट्ठी मिलती है और उसमें उससे मांगे जाते हैं 50,000 रुपए। ये एक्सटॉर्शन का मामला लगता है, लेकिन मधुसूदन इस धमकी के आगे झुकने को तैयार नहीं थे। वो नहीं जानते थे कि इस चिट्ठी के पीछे एक जुर्म की दस्तक छुपी थी। साहब ये चिट्ठी मुझे ट्रैक्टर की स्टीयरिंग पर मिली। संजीव आसपास पता करो, यहाँ कोई नक्सल मूवमेंट तो नहीं हो रही है? साहब
बच्ची बाबू आप डरो मत, कुछ नहीं होगा। आप वैसे ही करो जैसे ये कह रहे हैं, बाकी हम पर छोड़ दो। मतलब आज रात में मंदिर के पीछे ट्रैक्टर खड़ा कर दूं? हाँ, और ट्रैक्टर की सीट के नीचे 50,000 रुपए रख दो। फिलहाल आप वैसा ही करो जैसे चिट्ठी में लिखा है। एक बार ही ना आने दो, फिर हम देख लेंगे। माँ, तुम क्यों आई मुझे लेने? मैं अपने दोस्तों के साथ आ जाता था। तू नहीं समझेगा सुमित, तू चुपचाप बैठ। क्या नहीं समझूंगा माँ? देख, अब से रोज मैं ही आया करूंगी, तुझे स्कूल से घर ले जाना, समझे? बाबा कहाँ जा रहे हैं? कुछ काम है सुमित। क्या हुआ? मैं मंदिर के पीछे ट्रैक्टर और पैसे दोनों छोड़ के आया हूँ। पुलिस झाड़ियों में छुपकर उनका इंतजार कर रही है। आए नहीं साले, अगल बगल सब जगह चेक किया, कोई नक्सली मूवमेंट भी नहीं। उन्हें खबर लग गई होगी कि हम लोग यहाँ पर हैं। धमकी दमदार थी लेकिन रुपए लेने कोई आया ही नहीं। क्या पुलिस वहां पर है, ये खबर उन्हें मिल चुकी थी? क्या ये किसी की शरारत थी या फिर किसी बड़े जुर्म की दस्तक जिसे इस वक्त न पुलिस सुन पाई और ना ही मधुसूदन बागची? देबू, किसी भी हालत में सुमित को अपनी नजरों से दूर मत करना। दादा, मैं अपनी जान से भी ज्यादा संभाल के रखूंगा आपके बच्चे को। आप बिल्कुल चिंता मत करो। क्यों? अकेले क्यों जा सकते हो स्कूल? बताओ ना माँ। देख सुमित, जिद मत कर, तू नहीं समझेगा। सुमित बेटा, अब से यही तुमको स्कूल ले जाएंगे और यही तुमको स्कूल से वापस ले आएंगे, ठीक है?
अजीब बात है, इस एरिया में नक्सली मूवमेंट की कोई खबर नहीं है। तो फिर पैसों के लिए मुझे कौन धमकी देगा साहब, और क्यों? आपका कोई दुश्मन? जी नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है। हाँ, गांव वालों में थोड़ी जलन की भावना जरूर है मेरे प्रति। वो क्या है साहब, मेरे खेत में चावल की खेती अच्छी हो रही है ना, इसलिए। आपको किसी पर कोई शक? नहीं साहब, ऐसा तो कोई याद नहीं आता। ठीक है, हम जांच करते रहेंगे। मुझे लग रहा है किसी की कोई शरारत थी, आपको बस कोई परेशान करना चाहता था। हाँ बोलिए। रावनी, सुमित आया क्या स्कूल से? अभी 1 घंटा बाकी है स्कूल छूटने में। आप सुबह से 6 बार फोन कर चुके हैं। देबू गया है ना उसे लेने? हाँ हाँ ठीक है, जानता हूँ। सुनो, एक काम करना, जैसे ही सुमित वापस आ जाए तुम फौरन मुझे फोन करना। हाँ ठीक है। क्या हुआ? सुसु आई है। चल जल्दी चल चल चल। क्या हुआ? डरा ही दिया था तुमने। रात में सुमित को बाहर बाथरूम के लिए ले जाने में बहुत डर लगता है। हम घर में एक टॉयलेट बनवा ले तो? हाँ ठीक है, करवा लूंगा। हाँ सो जाओ। किसी अजनबी की धमकी भरी चिट्ठी से दहशत सी थी बागची परिवार के दिलों में। पैसे लेने कोई नहीं आया, लेकिन परिवार को डर था कि वो वापस जरूर आएंगे बदला लेने। और कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ दिनों बाद एक रात बाथरूम जाना है। तुम आते हो मेरे साथ?
हमारी बात नहीं मानी ना मधु बाबू। चले। संजीव, एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। लड़का भी कुछ बताने की हालत में नहीं है। घर के अंदर की छानबीन करो। सर, उस दिन की धमकी के बाद मधुसूदन बागची ने घर की सेफ्टी का काफी इंतजाम किया था, फिर भी वो लोग घर में घुस आए, वो भी बिना कोई ताला तोड़े। क्या ये उसी धमकी का नतीजा है? लेकिन उस रात पैसे लेने तो कोई आया ही नहीं था। शायद उन लोगों को पता चल गया हो कि मधुसूदन बागची ने हमें खबर कर दी। मिसेस बागची अभी भी गहरे सदमे में हैं। उन्हें मैंने ग्लूकोज का ड्रिप दे दिया है और उनके पति की लाश को भी मैंने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सुमित बाबा रोता ही जा रहा है साहब, कुछ बोल भी नहीं रहा है। ठीक है, जब वो बोलने की हालत में आ जाए तो हमें खबर कर देना। बिल्कुल साहब। संजीव, गांव में हर तरफ नजर रखो। हमें इस बात का पता लगाना है कि इन पर हमला किसने किया। हम लोग मछुआरा है साहब। हमारा नाम हरिनाथ है और मेरा नाम गोपाल दास है साहब। साहब ये नहीं बता सकते कि वही लोग थे कि नहीं, मगर कुछ ठीक नहीं लग रहे थे साहब। सबके सब चेहरा ढककर भाग रहे थे। तुमने उन्हें कब देखा? साहब सुबह 4:30 बजे जब हम मछली पकड़ने जाते हैं साहब। हाँ साहब, हम लोग सब हर रोज इसी समय निकलते हैं। लगता है कोई जानवर होगा। आजा। वो 6 लोग थे। हाँ साहब, 6 जन थे और सबका चेहरा ढका हुआ था। 4:30 बजे और हमें कॉल आया 4:50 मिनट, यानी कि मर्डर करने के बाद वो लोग यहीं से गुजरे। सर, बाहर सड़क पर एक ढाबा है जो सुबह जल्दी खुलता है। उन लोगों ने आगे जाने के लिए गाड़ी वहीं से पकड़ी है। छह लोग थे वो। नहीं साहब, इतना सुबह किसी को नहीं देखा। पर क्या? कल रात करीब 1:15 बजे के आसपास 6 लोग मोटरसाइकिल से ढाबे पे आए।
सिर्फ दारू पिया, खाना खाया और चले गए। कुछ पता है वो कौन थे? नहीं साहब, आसपास के तो नहीं थे। अगर इधर का होता तो पहचान लेता। हो सकता है ये वही 6 लोग, लेकिन सर ढाबे वाले के हिसाब से वो लोग इधर आसपास के तो नहीं थे। नक्सल मूवमेंट की अच्छे से जांच करो, हो सकता है हमारी जांच में कोई कमी रह गई। सर तेरी खबर गलत है कानू। साहब खबर गलत हो तो गोली मार दो, पर इस इलाके में नक्सली है ही नहीं। साहब आधी अधूरी खबर आज तक नहीं लाया, और कल रात को जो हुआ ना साहब, उसमें किसी नक्सली का हाथ हो ही नहीं सकता। ऐसा भी तो हो सकता है कि बागची का खून आपसे दुश्मनी के चक्कर में हुआ हो और हम ये नक्सल एंगल में फंसे हैं। सर मर्डर के पहले उसे धमकी दी गई थी। अगर कोई जाति दुश्मनी होती तो उसे कोई ऐसे खुलेआम धमकी क्यों देता? संजीव, पता करो मधुसूदन की गांव में किसी के साथ कोई दुश्मनी तो नहीं थी। ऐसा भी तो हो सकता है कि मर्डर करने के लिए 6 लोग बाहर से बुलाए गए। यस। सुमित बाबा, कुछ खा लो। माँ आप ठीक है, 2-1 दिन में घर लौट आएंगी। दादा, उस दिन माँ के साथ कुछ हुआ था। वो आपके घर में घुसे कैसे? मैं बाथरूम जाने के लिए घर से बाहर निकली। मेरे पति भी मेरे साथ थे। उस धमकी के बाद रात को बाथरूम जाने में भी बहुत डर लगता था साहब। वो 6 लोग थे। पता नहीं कहां से आ गए। उन्होंने हमारे हाथ और मुंह बांध दिए। क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं साहब। उन्होंने मुझे घर के अंदर वाले कमरे में बंद कर दिया था। आपका लॉकर लूटा गया है, कुछ बता सकती हैं उसमें क्या क्या था? ये सारे गहने, बहुत सारा सोना और लगभग 1 लाख रुपए नकद। वो लोग आपके पति का खून करके और लॉकर से सारा सामान लूटकर चले गए। शबनी, शबनी, नर्स, नर्स, देखो क्या हुआ? बेहोश कैसे हो गई? डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। साहब, मधुसूदन बागची ने अभी कुछ ही दिन पहले लोन पे एक ट्रैक्टर खरीदा था। वो पैसे वाला आदमी था। मेरे को ट्रैक्टर के लोन के लिए उसका मर्डर क्यों करेगा? हाँ, पैसे वाला तो था, यानी कि चावल की अच्छी फसल भी होती थी, खेत में जैसे सोना उगता था। साहब बागची साहब बड़ी बड़ी कंपनी को अपना चावल बेचता था। बहुत लोग इस बात से उससे जलता था। किसी का नाम बता सकता है? हेलो साहब, मैं देबू बोल रहा हूँ मधुसूदन बाबू के घर से। हाँ देबू, बोलो क्या खबर? वो सुमित बाबा बात करने लगे हैं, आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आप जल्दी आ जाओ। सुमित बेटा, आप डरो मत। आप हमें ये बताओ कि उस रात माँ के साथ क्या क्या हुआ था? मुझे वो तो नहीं पता, लेकिन मैंने उनमें से 2 आदमियों को कुछ बात करते हुए सुना था। ये सब ठीक नहीं कर रहे हो तुम लोग। तू चुप बैठ। ये गलत है।
ये ठीक नहीं कर रहा हूँ। बे तेरे को नहीं करना है तो मत कर, समझा? अरे जा सीधे मत। ये सब ठीक नहीं कर रहा तुम लोग। तू चुप बैठता है कि नहीं है? चुप। मिसेस बागची की फाइनल मेडिकल रिपोर्ट मेरे पास आ गई है। सेक्सुअल असल्ट है उन पर, बलात्कार हुआ है उनके साथ, बहुत ही बेरहम तरीके से गैंगरेप किया गया उनके साथ। अब कैसी हालत है उनकी? अभी स्टेबल है, मगर इस सदमे की वजह से काफी कमजोर हो गई। हाँ साहब, मधुसूदन बाबू की अच्छी फसल और बड़ी बड़ी कंपनियों में उनको उठते बैठते देख के जलन तो होती थी साहब। कोई भी जलेगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कोई उनको मार डालेगा। उनको मारकर किसी को क्या मिलता? ना ही उनका खेत, ना फसल, ना बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ सौदा। इस गांव में ऐसा कोई है जिसकी मधुसूदन बागची से कोई जाति दुश्मनी हो? साहब, हमारा गांव बहुत छोटा सा गांव है। यहाँ किसी से किसी की कोई दुश्मनी नहीं है। और फिर मधुसूदन बाबू तो बहुत इज्जतदार आदमी थे। सब कुछ खत्म हो गया था उस रात। मैं सदमे में थी और उस रात जो हुआ मैं किसी को बताना नहीं चाहती थी। आपने उनकी आवाज सुनी थी, क्या उनमें से किसी की ऐसी आवाज थी जिसे आप पहचानती हो? नहीं साहब, किसी को नहीं पहचानती थी। उन सबके चेहरे ढके हुए थे। क्या आपके पति की किसी के साथ दुश्मनी थी जिसकी वजह से ये हुआ हो? क्योंकि हमें पूरा यकीन है ये नक्सलवादियों का काम नहीं है। वो एक ही साथ थे साहब, अच्छा कमा रहे थे। अगर उनकी किसी के साथ दुश्मनी थी भी तो उन्हें मुझे कभी कुछ नहीं बताया था। देबू दादा। हाँ सुमित बाबा, क्या हुआ? वो जो आदमी था ना, वो जो सबको कह रहा था कि ये गलत है, वो मैं। हाँ बेटा बोलो। मैं उस आदमी को जानता हूँ। मुझे इंस्पेक्टर अंकल से बात करनी है। हाँ बेटा बोलो, कौन था वो? नाम नहीं पता, लेकिन मैंने उसे पहले देखा है। कहाँ? बेहाला में। थैंक यू दादा। बेहाला में मेरी नानी रहती है। मेरी माँ नानी को मिलने जाती रहती है। महीने में एक बार मैं भी उनके घर जाता हूँ। वहीं पे मैंने उस आदमी को देखा था। अब कोई डाउट नहीं कि ये पक्का पर्सनल मैटर है। सर, जिस आदमी को सुमित ने देखा वो उन लोगों को शरबनी का बलात्कार करने से रोक रहा था। क्या इस केस का शरबनी से कोई लेना देना है या फिर उनके पति से? अपनी पत्नी के मायके वाले गांव से क्या कनेक्शन था मधुसूदन बागची का? हमारी बात नहीं मानी ना मधु बाबू। आखिर ऐसा क्या कनेक्शन था कि उनका मर्डर होता है और उनकी पत्नी का रेप? बस एक बार हमारे हाथ वो आदमी लग जाए जिसे मधुसूदन बाबू का बेटा पहचानता है। हेलो प्रणव, वहाँ सब ठीक है ना? अमित, अमित तुम हो कहाँ?
अरे वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ वहाँ सब ठीक है कि नहीं? अमित, हाल बहुत बुरा है। तुम लोगों ने क्या किया ये, और ये सब क्या हो रहा है? मैंने कुछ नहीं किया यार, कुछ नहीं किया। बात हाथ से निकल गई। मैंने उन लोगों को रोकने की बहुत कोशिश की, पर उन लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। देखो अमित, हालात यहाँ बहुत बुरे हैं। मैं कहूंगी तुम इन सारी चीजों से थोड़े दिन दूर ही रहो तो अच्छा होगा। ठीक है, मैं तुमको कुछ दिनों बाद फोन करता हूँ। ठीक है। कौन था वो? आपके बेटे ने उसका चेहरा तो देखा था, पर नाम नहीं मालूम। मैंने उस आदमी को कई बार देखा है, नानी के घर के पास। मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई थी, वरना पहचान लेती कि वो कौन था। सुमित, तुम्हें पक्का पता है कि तुमने उस आदमी को देखा था? हाँ माँ, एक बार जब मैं नानी के घर के बाहर फुटबॉल खेल रहा था तो उसने मुझे मेरी फुटबॉल उठाई थी। मुझे उसका चेहरा अच्छे से याद है। आपको कुछ अंदाजा है कि कौन हो सकता है? नहीं साहब, मुझे तो कुछ नहीं पता। इनकी विंड पाइप पूरी तरह फट चुकी है, चाकू से वार हुआ है। बॉडी घर वालों को सौंप सकते हैं? आज शाम तक बॉडी मिल जाएगी। एक बार मैंने उसे यहाँ भी देखा था जब उसने मुझे मेरी फुटबॉल लौटाई थी। थैंक यू दादा। और 2-4 बार मैंने उसे अपनी दादी के घर के बाहर देखा था। बेटा, वो ट्रैक्टर पे आता था? हाँ इंस्पेक्टर अंकल, लाल ट्रैक्टर पे। इसके पास भी ट्रैक्टर है, मतलब ये भी किसान हो सकता है, और इसी गांव का हो, इसके फुल चांसेस है। अपने खबरियों को काम पर लगा दो, पता करो ये लाल ट्रैक्टर वाला है कौन। सर अब तेरे बाबा लौट कर वापस कभी नहीं आएंगे। अब सिर्फ तू और मैं, अब सिर्फ दोनों। शबनी बेटा, तू कहे तो हफ्ते 10 दिन रुक जाऊं तेरे साथ? नहीं माँ, अब अकेले रहने की आदत डालनी पड़ेगी। अब कब तक साथ दोगे? तुमने बहुत सहा है बेटा। दुर्गा माँ तुझे शक्ति दे।
और उन बदमाशों को उनके किए पाप की सजा जरूर मिले। हाँ मोहित्रा बोल, क्या खबर है? साहब इस गांव में बहुत सारे किसान हैं और ट्रैक्टर भी कईयों के पास है। लाल ट्रैक्टर कितनों के पास है? बहुतों के पास है साहब। ये बकवास खबर देने के लिए फोन घुमाया तूने? सीधे मुद्दे पे आ मोहित्रा, खबर बोल। साहब मधुसूदन बागची का इस खबर से कोई लेना देना है कि नहीं कुछ पक्का नहीं है। खबर क्या है? खबर यह है कि एक किसान है जो 15 जून से गांव में दिखाई नहीं दे रहा है। 15 जून, और उसी रात को बागची का फोन हुआ था। नाम बोल। अमित चंद्र सेन, इसी गांव का रहने वाला है। अमित चंद्र सेन? मैं जानती हूँ उसे, वो हमारे गांव पहला का ही है। अमित का घर हमारे घर से 2 गली छोड़ के ही है। अमित का आपके पति के साथ क्या रिश्ता था? कुछ भी नहीं साहब, ऐसा तो कुछ भी नहीं जो मुझे पता हो। उसकी भी चावल की खेती है, पैसे वाला है। उसका मेरे पति के साथ क्या संबंध हो सकता है? जी अमित चंद सेन? अमर शामी मेरे पति है। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गए हैं, हमें शोधती जानी ना। वो 15 जून को यहाँ से गए, आज 23 जून है, 8 दिन बीत चुके हैं और आपको पता नहीं है कि आपके पति कहाँ हैं? वो कभी कभी काम के सिलसिले में कोलकाता जाते हैं। उनका नंबर तो होगा आपके पास? जी हाँ, 444-675-545, लेकिन नंबर नहीं लग रहा। स्विच ऑफ कर रखा है। मौसमी जी, हमें आपके पति का एक फोटो चाहिए। हाँ, यही था वो आदमी। शोभनी, ठीक से सोचो, क्या कनेक्शन हो सकता है इस अमित का आपके पति से? क्योंकि बाकी लोगों को आप पर हमला करने से रोक रहा था। ये सब करने नहीं आया हमें। अगर इसको नहीं करना है तो इसको दूसरे कमरे में लेकर जाओ। ये सब ठीक नहीं कर रहा हूं। देखो, जाहिर सी बात है, अमित आपको, आपकी माँ को जानता था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि जो आपके साथ हुआ वो हो। वो उन लोगों को रोक नहीं पाया, एकजुट में शामिल नहीं। पर आपके पति के मर्डर में तो वो बाकी लोगों के साथ था। मैं सच कह रही हूँ साहब, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे कुछ नहीं पता कि मेरे पति का इस आदमी के साथ क्या संबंध था और इसने मेरे पति को क्यों मारा। मुझे कुछ नहीं पता साहब। वारदात की रात जिस आदमी को सुमित ने देखा वो था शबनी के गांव का एक किसान अमित चंद्र सेन। पुलिस मुजरिम के नाम तक तो पहुंच चुकी थी, लेकिन अभी भी खून का मकसद समझ में नहीं आ रहा था। आखिर मधुसूदन बागची के परिवार पर इतनी बेरहमी से हमला किया क्यों गया, ये गुत्थी सुलझनी बाकी थी। अमित का फोन अभी भी बंद आ रहा है। वैसे उसके घर पे पुलिस वाले सादे कपड़े में तैनात कर दिए गए। मधुसूदन के फोन रिकॉर्ड से इस आदमी के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, उन दोनों के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं मिला। मैंने बेहाला पुलिस स्टेशन और उसके आसपास के सारे पुलिस स्टेशन में पता किया है। किसी भी पुलिस स्टेशन में अमित चंद्र सेन के नाम से कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। और सर, ये अमित ही था जिसने उन 5 लोगों को शरबनी का बलात्कार करने से रोकने की कोशिश की थी। हो सकता है उनका मकसद हो मधुसूदन को मारना और घर ढूंढना। बाकी जो भी हुआ बस उस वक्त हो गया, उसकी कोई प्लानिंग नहीं हुई। अमित के फोन रिकॉर्ड्स मिले? कल सुबह तक आ जाएंगे सर। कुछ तो कनेक्शन होना चाहिए बंधु। वो 5 लोग थे, क्या उनकी मधुसूदन के साथ कोई पुरानी दुश्मनी थी और अमित ने सिर्फ उनका साथ दिया? पर क्यों? ये केस तो एक पहेली बनता जा रहा है। The number you have called is switched off. যে নম্বরটি আপনি ডায়াল করেছেন সেটি এখন বন্ধ রয়েছে। अमित की आखिरी लोकेशन बेहाला के पास है। मतलब जुर्म करने के बाद वो अपने गांव लौटा था? हाँ सर। और एक बात,
अमित के फोन रिकॉर्ड से पता चला है कि पिछले 1 महीने से वो कुछ नंबर्स पे लगातार फोन करता आ रहा है। 444890394, 444762134, 444098789, 444769823, 444768989। 5 नंबर। मतलब इस जुर्म में अमित के साथ 5 लोग और भी शामिल थे। कौन थे 5? पंकज चौधरी, श्यामल दास गुप्ता, नारायण देव, रंजन बसु और कमल घोष। इनकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री? पांचों का पांचों हिस्ट्री शीटर है सर। हमने आसपास के सारे पुलिस स्टेशन में पता किया है। पंकज चौधरी और श्यामल दास गुप्ता के नाम चंद्रपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज है। नारायण देव और रंजन बसु, इन दोनों के नाम रायगाछी पुलिस स्टेशन में दर्ज है। और कमल घोष का रिकॉर्ड बिराती पुलिस स्टेशन में है। बारासात, बेहाला, चंदपुर, बेराती, रायगाछी, इन 5 कड़ियों को जोड़ने वाली कड़ी कौन सी है? सर वो तो पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन एक नंबर है 444123435। इस नंबर पर अमित ने पिछले 3 महीने से लगातार कॉल किया है। अभी ये नंबर बंद है, लेकिन इस पर आखिरी कॉल वारदात के कुछ दिन पहले 8 जून को किए गए थे। और सबसे कमाल की बात यह सर कि ये नंबर अमित चंद्र सेन के नाम पर ही रजिस्टर्ड है। अमित अपने ही नंबर पर 3 महीने में इतने फोन क्यों करेगा? सर साफ है, अमित ने नंबर लिया अपने नाम पर जरूर है, लेकिन इसका इस्तेमाल कोई और कर रहा है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है सर कि इस नंबर पे जब भी बात की गई है उसका लोकेशन बारासात में पाया गया, वो भी मधुसूदन बागची का घर। ये खून अचानक नहीं हुआ है, इसकी बहुत पहले से प्लानिंग की गई थी। और इस खून में घर के अंदर का ही कोई शामिल है। शरबनी, क्या? जी, पिछले 3 महीने से अमित चंद्र सेन आप ही के घर के अंदर किसी से बात कर रहा था। आप कहना क्या चाहते हैं? ये वारदात अचानक नहीं हुई, आप ही के घर का कोई इसमें शामिल है। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है साहब। मेरे घर के अंदर से मुझ पर कौन हमला करवा सकता है? ये आप हमें बताइए कि हम किस पे शक करें और किससे पूछताछ करें। साहब हमारे घर में हम 3 लोग रहते थे, मैं, मेरे पति और मेरा बेटा। पति तो रहे नहीं। और देवू? देवू आपके यहाँ कब से काम करता है? बहुत सालों से काम कर रहा है। देबू बहुत वफादार है। वो धमकी वाली चिट्ठी मिलने के बाद देबू ही सुमित को स्कूल लेके जाता था और घर वापस लेके आता था। आपको क्या लगता है देबू इसमें शामिल हो सकता है? नहीं साहब, देबू एकदम वफादार आदमी है। कोई तो है जिसकी वफादारी पर शक किया जाना चाहिए। किसी ने तो घर में रहकर परिवार के साथ धोखा किया है। सर अमित जिस नंबर पे कॉल करता था, सिम उसने खरीदा था, लेकिन वो फोन किसी न किसी के पास तो होगा। हो सके अभी भी यूज में हो और ये फोन ही हमारी गुत्थी सुलझा दे। इस फोन का IMEI नंबर ट्रैक करो, हो सकता है 3 निशान पे बैठ जाए। सर मधुसूदन बागची के खून की गुत्थी अब धीरे धीरे सुलझने लगी थी। ये साफ हो चुका था कि इस षड्यंत्र के पीछे का सूत्रधार था अमित सेन, लेकिन उसका मकसद अभी सामने नहीं आया था। लेकिन पुलिस को यह बात पता चल चुकी थी कि इस जुर्म का एक तार जुड़ रहा था सीधे मधुसूदन बागची के घर से। कौन था वो घर का भेदी और किसे फोन करता था अमित? सर अमित सेन के कॉल्स अपर्णा दत्ता नाम की औरत के फोन पर आते थे। ये अपर्णा दत्ता कौन है? बिहारा में रहती है, अमित के घर के पास। श्रवणी के महके में? अपर्णा दत्ता? वो तो मेरी सहेली है साहब, वो भी मेरे गांव की ही है। वो अक्सर यहाँ आती रहती थी? हाँ, अक्सर आती थी। आपके पति की मौत के बाद वो यहाँ नहीं आई? उसका फोन आया था, वो कहीं बाहर गई है। आपके पति के साथ उसका कोई संबंध था? नहीं साहब। थैंक यू। श्रवणी, ये अपर्णा इस सब से कैसे जुड़ी है? पुलिस इसका नाम क्यों ले रही है? मुझे क्या पता माँ पुलिस उसका नाम क्यों ले रही है।
अपर्णा दत्ता जी वो मेरी बेटी है। इंस्पेक्टर साहब, मुझे नहीं पता आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। बात बिल्कुल साफ है। तुम और अमित लगातार टच में थे। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मधुसूदन बागची का खून क्यों हुआ और क्यों तुम्हारी दोस्त श्रवणी पर हमला हुआ। तुम जानती हो? श्योर इंस्पेक्टर साहब, मुझे नहीं पता। सही कह रही हूँ मैं नहीं जानती। आप मेरा विश्वास कीजिए, मुझे नहीं पता। मैंने कहा ना मुझे नहीं। अरे लेकिन अरे कहां ले जा रहे हैं मेरी बेटी को? आखिर मेरी बेटी ने किया क्या है हुजूर? मधुसूदन बागची के खून में इसका हाथ है। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है। मेरी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती। आपकी बेटी क्या कर सकती है या क्या कर चुकी है, अब वो खुद बताए। तुम खुद बोलोगी? ये सारा कच्चा चिट्टा मैं खोलूं? हाँ? एक सिम कार्ड अमित के नाम पर खरीदा जाता है, जिसे इस्तेमाल करती हो तुम, और उस नंबर पर तुम्हारी अमित से बातचीत होती है, वो भी तब जब तुम 12 साथ में होती हो श्रवणी के घर पर। और यह सिलसिला चलता है पूरे 3 महीने। ये रहे फोन रिकॉर्ड्स। मधुसूदन के खून के बाद भी तुम्हारी अमित से बात होती है और होती रही है। और वो 5 लोग जो इस जुर्म में शामिल थे, पक्के मुजरिम हैं, और इस बार वो तुम दोनों के मोहरा बने। ये साजिश तुमने और अमित ने रची। इस बात के पक्के सबूत हैं हमारे पास। अब तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं। मैं सब कुछ सच सच बता दूं। ये प्लानिंग कब, किसने और क्यों की, मर्डर क्यों हुआ, अमित कहां, और दूसरा सूर्यपूर्ण, दूसरा कोई रास्ता नहीं। तुम अगर चुप भी रही तो अमित को तो हम उसकी कब्र से भी खोद निकालेंगे और उससे सच भी बुला लेंगे, इस तरह या उस तरह। अब तुम्हारा जेल में सड़ना तो पक्का है। मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम। मैं तो बस उन लोगों की मदद कर रही थी। किसकी मदद कर रही थी? अपूर्णा, किन की मदद कर रही थी तुम? श्रवणी और अमित की। श्रवणी पर तो मुझे पहले से ही शक हो रहा था। चलो अब तुम ही सुना दो फुल स्टोरी, हमारा टाइम भी बचेगा। जल्दी। साहब, पिछले कुछ सालों से श्रवणी गांव आया करती थी अपनी माँ की देखभाल करने के लिए। फिर श्रवणी और अमित एक दूसरे को पहले से जानते थे साहब, लेकिन पिछले कुछ सालों में एक दूसरे से मिलने लगे थे, पसंद करने लगे थे, या फिर ऐसे कहूं कि मिलने का मौका ढूंढने लगे थे। सुमित की छुट्टियां होते ही श्रवणी पहला आ जाती थी और कुछ ज्यादा ही रुकती थी। उसकी माँ अकेली रहती थी तो माँ का भी ख्याल रखती थी और अमित से भी मिल लेती थी। मैं लेटती हूँ, 2 घंटे बाद उठा देना। हाँ ठीक है माँ। माँ, हाँ मैं जरा बाजार होके आती हूँ। अच्छा ठीक है, जाओ। सुमित, मैं बाजार जा रही हूँ। नानी को अकेले छोड़ के कहीं पे भी मत जाना, ठीक है? ठीक है माँ। मेरे पास 2 घंटे हैं। 2 घंटे में मुझे वापस जाना होगा। आ जाएंगे। डरती क्यों है? बात इस हद तक आगे बढ़ी साहब कि वो दोनों एक दूसरे के बिना रहना ही नहीं चाहते थे। मैं अपनी पत्नी को छोड़ दूंगा शर्मी, लेकिन मेरे लिए इतना आसान नहीं है अमित। मेरा एक बेटा भी है। जी पाओगी मेरे बिना? एक दिन अचानक से श्रवणी का पति गांव में आ गया। उसे पता चला कि श्रवणी बाजार गई हुई है। वो भी बाजार की ओर चल पड़ा और उसने श्रवणी और अमित को साथ खेत में देख लिया।
तो उसकी दोस्त है ना अपर्णा। देख अमित, दोस्त हूँ इसीलिए कह रही। तू भी शादीशुदा है, वो भी शादीशुदा है, उसका एक बच्चा है। मेरी बात मान, उसकी जिंदगी बर्बाद मत कर, भूल जा। और मेरा प्यार, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ यार। तेरे प्यार करने की वजह से उसका पति थोड़ी ना उसे छोड़ देगा। प्यार करता हूँ। अपर्णा, तू मदद करे ना तो कुछ हो सकता है। क्या हो सकता है? मैं क्या कर सकती हूँ अमित? रवनी का पति उसे घर से बाहर नहीं जाने दे रहा है। तू उसकी दोस्त है, माँ का ख्याल रखती है, तो उसके घर जा सकती है। और इससे क्या होगा? तू हमारी बात करवा सकती है। और उसके पति को पता चल गया तो? नहीं पता चलेगा, फोन तेरा है, सिम मेरे नाम पे। तू उसकी दोस्त है, तू सब कुछ कर सकती है। अपर्णा, ना मत कहना, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। बस अपनी अपनी शादियों में फंसे हुए और बाहर निकलना चाहते हैं। अपर्णा, मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मदद कर दो। देख, ना मत कहना प्लीज। और तुमने उन दोनों के बीच बातचीत का चैनल खोल दिया। श्रावणी के घर आती जाती रही, तुम पर कौन शक करता है ना? अब तुम ये बताओ कि मर्डर की प्लानिंग कैसे हुई और तुम्हारा क्या रोल था इसमें? नहीं साहब, मर्डर के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो बस दोनों के आपस में फोन पर बात करवाया करती थी। मुझे तो सब मर्डर हो जाने के बाद पता चला, और जब पता चला तो मैं बहुत डर गई थी साहब। मुझे पता था कि मैं भी फंसूंगी इसमें, इसलिए मैं श्रावणी से मिलने भी नहीं आई। इस वक्त अमित कहाँ है? मुझे नहीं पता साहब। झूठ बोल रही हो तुम अच्छी तरह से जानती हो कि अमित इस वक्त कहाँ छुपा है। ये देखो, तुम अमित से बात करती रही, उसका कई बार कॉल आया तुम्हारे नंबर पर, अलग अलग नंबरों से, वो सारे नंबर स्विच ऑफ, और हमें पूरा यकीन है कि वो सारे कॉल्स और नंबर अमित के। देखो अपर्णा, हमें अमित चाहिए किसी भी कीमत पर। श्रावणी को तो हम देख लेंगे, और फंसोगी तुम भी। 4-5 साल की तो पक्की। अब तुम्हारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अमित को फोन लगाओ और उससे कहो कि तुम उससे मिलना चाहते हो अभी। हेलो, मैं अपर्णा बोल रही हूँ अमित। तुमसे मिलना चाहती हूँ। क्या वो सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है अमित। पुलिस को लगता है कि हमला किसी गैंग ने किया था। तुम पर या श्रावणी पर किसी को कोई शक नहीं है। श्रावणी कैसी है? बात हुई उससे? हाँ ठीक है, एक बार जैसे तैसे बात हो गई थी। उसने एक चिट्ठी दी है, तुमको देना है। ठीक है, वो बेहाला के बाहर वाला खेत जानती है मेरा, तू वहां आ जा। कितने बजे? ये कोई 4 बजे आ जा। ठीक है। जब अपर्णा स्टोरी सुना रही थी तो मुझे शक हुआ कि वो अमित और श्रावणी की प्रेम कहानी गढ़ रही। लेकिन जैसे ही अमित ने चिट्ठी की बात सुनते ही हाँ बोला, मैं समझ गया कि वो झूठ नहीं बोल रही थी। अजीब दुनिया है। कोई पत्नी अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए इस हद तक भी जा सकती है। संजीव, चिट्ठी दे जल्दी। श्रावणी कैसी है?
बात हुई तेरी? क्या बोली वो? अरे बोलना, क्या बोली? कुछ बोलना। वरना क्या हुआ? यहाँ वहां क्या देख रही है? शराबुनी बागची, तुम्हारा प्लान पूरी तरह कामयाब हो जाता अगर उस रात तुम्हारे बेटे सुमित ने उस अमित को पहचान न लिया होता। माँ, कैसा प्लान? पुलिस अंकल, क्या हुआ? आप मेरी माँ को क्यों ले जा रहे हो? माँ, माँ, माँ कहाँ जा रहे हो? कोई मेरी माँ को क्यों लेके जा रहा है? माँ रुको ना, माँ, माँ, माँ रुको ना, माँ, माँ, माँ रुको ना, माँ, माँ। वो धमकी भरी चिट्ठी, 50,000 रुपए की मांग, ये सब मधुसूदन को रास्ते से हटाने के असली प्लान को छुपाने का एक तरीका था। तुम्हारा प्लान था कि रात को श्रोभनी बाथरूम जाने के बहाने घर से बाहर निकलेगी अपने पति मधुसूदन को लेकर, और तभी तुम और तुम्हारे किराए के गुंडे इन पर हमला कर देंगे। ठीक है? समझने में मैंने कोई गलती तो नहीं की ना? ठीक है। शबनी, गलत मत समझना मुझको। एक दूसरे के साथ रहना है तो यही एक रास्ता है। समझ रही हूँ। तो फिर 15 की रात 2:30 बजे से बाहर लेकर आ जाना। हम लोग वहीं राह देख रहे होंगे। ठीक है। कैसे भी करके मधुसूदन को बस अपने साथ ले आना। उसे लगना नहीं चाहिए कि तुम इसमें शामिल हो। बाकी मैं संभाल लूंगा। बस अब किसी भी वक्त वो बाहर आती होगी। चलो। क्या हो गया? बाथरूम जाना है। तुम आते हो मेरे साथ? हाँ, चलो।
जैसे ही श्रवनी बाथरूम से बाहर आएगी दोनों को दबोच लेंगे। सब कुछ परफेक्ट प्लान की तरह चल रहा था और तेरे वो 5 गुंडे आखिर में उनके दिल में चोर आया और उन्होंने तेरे साथ बेईमानी की। मधुसूदन का खून करने के बाद उन्होंने श्रवणी को अपना शिकार बनाया। तुम सबको मैं 15-15 हजार रुपए दूंगा और घर में जो भी सामान मिले वो लूट तुम्हारी। मुझे बस मधुसूदन बागची को अपने रास्ते से हटाना है। ठीक है, बोलो काम कब तमाम करना है? 1 हफ्ते बाद। तूने सिर्फ मधुसूदन बागची को मारने की प्लानिंग की पर आखिर में तेरे गुंडों ने तुझे ही धोखा दे दिया। अबे कमीने, मैंने तुझ पे भरोसा किया पर तूने मेरे साथ गद्दारी की। मैं उस औरत से शादी करने वाला था, उससे प्यार करता। हर जुर्म की कीमत चुकानी पड़ती है, पासा पलटता है। जो जुर्म करता है उसी को भुगतना पड़ता है। एक अवैध संबंध जिसने जन्म दिया जुर्म की साजिश को। बड़ी चतुराई से सब कुछ प्लान किया गया। पहले एक धमकी भरी चिट्ठी आई जिसमें की गई एक बड़ी रकम की मांग। वो रकम जिसे लेने कोई नहीं आया ताकि बाद में ऐसा लगे कि यह काम किसी फिरौती मांगने वाले गिरोह का काम था, जबकि इस अपराध का सिर्फ एक ही मकसद था। शादी के दायरे में फंसी एक औरत अपने पति को रास्ते से हटाना चाहती थी, लेकिन जिन मुजरिमों को इस साजिश में किराए पर लाया गया उन्होंने अंजाम दिया एक और घिनौने अपराध को। यह जुर्म शायद अंधेरे में ही रह जाता अगर मधुसूदन का बेटा एक हमलावर को पहचान न लेता। वो 5 हिस्ट्री शीटर जो इस जुर्म में शामिल थे श्रवनी और अमित के हिरासत में लिए जाने के कुछ ही दिनों बाद पकड़े गए। उन 5 लोगों को आईपीसी की धारा 396 के तहत खून और डकैती और आईपीसी की धारा 376 सबसेक्शन 2 के तहत सामूहिक बलात्कार के लिए हिरासत में लिया गया है। अमित और श्रवनी पर आईपीसी की धारा 396 यानी कि खून और डकैती और आईपीसी की धारा 120B यानी कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत चार्जेस लगाए गए हैं। इस केस की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी गई है और सारे गुनहगार इस वक्त न्यायिक हिरासत में हैं। अमित और श्रवनी की जमानत की अपील नामंजूर कर दी गई है और इस वक्त ये केस अदालत में जारी है। क्राइम नेवर पेज, जुर्म कभी नहीं फलता। हर जुर्म ये साबित करता है कि कीमत चुकानी ही पड़ती है, लेकिन गुनाह के दलदल में उतरने वाला हर शख्स इसी गलतफहमी में जीता है कि उसकी प्लानिंग परफेक्ट है। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, अगर आप किसी भी रिश्ते के दायरे से बाहर निकलना चाहते हैं तो उसके लिए सही रास्ता चुनें, न कि क्राइम का रास्ता, बिकॉज क्राइम नेवर पेज। जय। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।